हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल टारगेट टीच। हमारी जो सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज चल रही है उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम द्वितीय भाषा अंग्रेजी के पेपर को सॉल्व करेंगे। सीटेट 2019 का ये पेपर है जिसमें सेकेंड लैंग्वेज जो इंग्लिश को लेना चाहते हैं या जिन्होंने ले रखी है उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। तो इस वीडियो में हम जो है पेडागोजी और ग्रामर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। 2 पैसेज को हम छोड़ देंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर पैसेज को इसी में सॉल्व किया तो पैसेज को हम किसी नेक्स्ट अगले शॉर्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए देखते हैं सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश के रूप में आज हम पेपर सॉल्व करेंगे इंग्लिश का। ठीक है, कई लोग जो है हो सकता है सेकेंड लैंग्वेज के रूप में संस्कृत को ले, हो सकता है कई लोग इंग्लिश को एज अ फर्स्ट लैंग्वेज और हिंदी को सेकेंड लैंग्वेज के रूप में ले। तो वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है आप किस भाषा में जो है अच्छे हैं या आपकी द्वितीय भाषा कौन सी हो सकती है उस पर डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पे आज इंग्लिश को एज सेकेंड लैंग्वेज सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, ये जो सेकेंड लैंग्वेज जो है हमेशा 120 से लेकर 150 तक जो क्वेश्चंस रहते हैं वो सेकेंड लैंग्वेज के रहते हैं, चाहे आपने भाषा कौन सी भी ली है। क्वेश्चन इसी नंबर से स्टार्ट होगा। और फर्स्ट लैंग्वेज जो होती है मैंने आपको पहले बताया था कि वो जो है 90 से 120 के बीच में जो क्वेश्चंस रहते हैं वो आपके फर्स्ट लैंग्वेज के रहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पैसेज दिया हुआ है, एक नहीं 2 पैसेज हैं और उसी पे आधारित क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम पेपर में भी करते हैं पैसेज जो होता है वो हम बाद में सॉल्व करते हैं और पहले जो पेडागोजी के क्वेश्चंस होते हैं उन्हें सॉल्व करना हम ज़्यादा सही समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि पैसेज जो है किस संख्या से क्वेश्चन जो है कौन से कौन सा जो है पैसेज से रिलेटेड है। तो यहाँ पे 121 से लेकर 128 जो है वो पैसेज से रिलेटेड है, तो उतना छोड़ते हैं और आगे वाले क्वेश्चंस देखते हैं। ये देखिए यहाँ से जो है एक नया पैसेज शुरू हो रहा है जो आपके क्वेश्चन रहेगा 129 से लेकर 129 से लेकर 135 तक। तो ये भी क्वेश्चन जो है ये भी पैसेज जो है हम बाद में सॉल्व करेंगे, उससे आगे का पूरा पेपर सॉल्व करके फिर हम पैसेज पे आएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ गया हमारा 136 यानी कि 136वां क्वेश्चन जो पेडागोजी से रिलेटेड है, शिक्षण शास्त्र से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है अ टीचर वांट्स टू क्रिएट अ लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट इन हर क्लास शी शुड, यानी कि एक टीचर है जो अपने स्कूल में जो है अपनी जो क्लास है उसको एक एनवायरनमेंट रिच क्लास बनाना चाहती है, लैंग्वेज एनवायरनमेंट रिच क्लास बनाना चाहती है, यानी कि उस कक्षा में जो है बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश देना चाहती है। तो उसे क्या करना चाहिए? स्टैब्लिश इंग्लिश लैब इन हर क्लास, यानी कि उसके क्लास में एक इंग्लिश लैब की स्थापना की जाए। ठीक है, मोटिवेट पेरेंट्स टू बाय लैंग्वेज गेम्स एंड एक्टिविटीज, यानी कि पेरेंट्स को मोटिवेट करे, प्रोत्साहित करे कि लैंग्वेज गेम्स और एक्टिविटी जो है वो खरीद के लाए। ठीक है, प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी वेयर द लैंग्वेज इज सीन नोटिस्ड एंड यूज्ड बाय चिल्ड्रन, यानी कि एक ऐसे अवसर उत्पन्न करे या ऐसे अवसर दे जिसमें बच्चा जो है वो भाषा को देख पाए, उसके सामने जो है बार बार भाषा के वो शब्द आए, नोटिस कर पाए। ठीक है, और चौथा क्वेश्चन है आस्क स्टूडेंट्स टू यूज ओनली इंग्लिश वेल कम्युनिकेटिंग इन द क्लास विद पीयर्स, यानी कि बच्चों को ये इंस्ट्रक्शन दे कि जब भी वो बात कर रहे हो तो केवल और केवल अंग्रेजी में ही बात करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो देखिए ये हो नहीं सकता यहाँ पे कि बच्चे बात जो है सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही करें, क्योंकि इससे जो है बच्चों का कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं बोलना आता वो चुपचाप रहेंगे, जिससे वो बच्चे पिछड़ जाएंगे। तो ये नहीं करेंगे। एस्टैब्लिश इंग्लिश लैब ये कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। ज़्यादा खर्चा करके जो भी ऑप्शन हमें मिलता है कि ज़्यादा संसाधन इकट्ठे किए जाए जिससे बच्चे अच्छे से सीखेंगे, तो वो भी गलत है। और सिर्फ पेरेंट्स पर जिम्मेदारी डाल देना कि एक्टिविटी, क्योंकि हर एक जो है वो रिच नहीं होता, हर कोई इतना समर्थ नहीं होता कि गेम्स और एक्टिविटीज लेके आ सके, और पेरेंट्स पर बोझ डालना एक तरह से सही भी नहीं है। तो सबसे सही ऑप्शन हमारा रहेगा प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी वेयर द लैंग्वेज इज सीन नोटिस्ड एंड यूज्ड बाय चिल्ड्रन, यानी कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज पैदा करे जहाँ पे लैंग्वेज जो है देखी जा सके, समझी जा सके और बच्चों द्वारा इस्तेमाल की जा सके। ठीक है, तो सी हमारा रहेगा करेक्ट ऑप्शन, यानी कि 3 जो है वो सही है। फिर देखते हैं 137वां क्वेश्चन है लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन इज कंसिडर्ड एज अ और एन रीडिंग,
तो कैसे, एडिशनल बर्डन ऑन यानी कि अतिरिक्त भार है, भार नहीं कह सकते हम लिटरेचर को। ऑथेंटिक सोर्स ऑफ यानी कि ऑथेंटिक सोर्स कहे एक जो औपचारिक सोर्स आप कह सकते हैं, स्रोत कह सकते हैं। हिंड्रेंस मटेरियल फॉर यानी कि एक बाध्यकारी मटेरियल नहीं कह सकते, ठीक है। इंस्पिरेशनल सोर्स यानी कि एक जो है प्रोत्साहन करने वाला स्रोत, तो ये भी ठीक है। पर लिटरेचर को जो है बच्चे के लिए ऑथेंटिक सोर्स कहना सबसे सही रहेगा। लिटरेचर जो होता है बेसिकली बच्चे के लिए एक ऑथेंटिक सोर्स होता है, ठीक है। तो 138वां क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन, यानी इनमें से कौन सा जो है एक साहित्य का रूप नहीं है बच्चों के लिए, ठीक है, नहीं है साहित्य का रूप। तो यहाँ पे देखिए, पिक्चर बुक्स, थेसॉरस, मिथ्स एंड लेजेंड्स, टेल्स ऑफ हीरोज ऑफ हिस्ट्री, यानी कि पिक्चर बुक्स जो होती है वो साहित्य का ही रूप होती है। मिथ्स और लेजेंड्स जो होती है यानी कि पुरानी जो कथाएं हैं या जो प्रचलित कथाएं हैं वो आप कह सकते हो। टेल्स ऑफ हीरो यानी कि आप कह सकते हो जो इतिहास के जो नायक हैं उनकी कहानियां। तो यहाँ पे जो एक ऑप्शन है थेसॉरस, ये जो है वो साहित्य से संबंधित नहीं है, ये व्याकरण से संबंधित है। व्याकरण में जो हम सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो एक शब्द का निकालते हैं, ठीक है, उसको जो है थेसॉरस कहते हैं, आप कह सकते हो। ये शब्दकोश से संबंधित है, तो सेकंड जो है आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 139 यानी कि 139वां क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट प्रिंट रिच एनवायरनमेंट, यानी कि एक लिखित समृद्ध भाषिक परिवेश जो है आप किसको करेक्ट नहीं कहेंगे, कौन से स्टेटमेंट्स जो हैं वो एक लिखित सामग्री के रूप में या समृद्ध लिखित परिवेश के रूप में आप सही नहीं कहेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहला ऑप्शन है, इट कंसिस्ट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बेस्ड रिलेवेंट मटेरियल फॉर चिल्ड्रन सच एज पिक्चर्स, थीम्स, स्टोरीज, यानी कि ये जो है अपने अंदर समाहित रहता है ऐसा मटेरियल जिसमें पिक्चर्स हो, राइम्स हो, स्टोरीज हो। तो ये सही रहेगा आपके, ठीक है, ये गलत जो नहीं, गलत ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। वंस द मटेरियल इज पास्टेड ऑन वॉल्स इट शुड नॉट बी रिमूव फ्रॉम द होल सेशन। इसको देखते हैं कि एक बार अगर आपने कुछ मटेरियल को जो है पेस्ट कर दिया है, आपने जो है दीवार से चिपका दिया है, तो उसको वापस नहीं निकाला जा सकता। पिक्चर्स पोस्टर्स गिव चिल्ड्रन एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट थिंग्स पर्सन्स हैपनिंग, ये भी सही है कि पिक्चर्स जो होती है वो बच्चों को बात करने के लिए मौका देती है। जैसे दीवार पे कुछ पिक्चर्स लगाई हुई है तो बच्चे उसके बारे में बात करेंगे, उसके बारे में और जानकारी इकट्ठा करेंगे, जो कि लैंग्वेज के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। फिर फोर्थ है, इनकरेज चिल्ड्रन टू क्रिएट देयर ओन पोएम्स, पोस्टर, स्टोरीज एक्सेट्रा एंड डिस्प्ले देम इन द क्लास, ये भी सही है कि बच्चे जो हैं अपने जो समझ के अनुसार जो हैं पिक्चर्स को देखकर अपने आप अपनी कविताएं, कहानियां या पोस्टर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, तो ये भी बड़ा अच्छा ऑप्शन है। तो सेकेंड जो है वो सही नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि एक बार पिक्चर को आपने पोस्ट जो है दीवार पे लगा दिया तो उसको होल सेशन यानी पूरे सेशन तक आप हटा नहीं सकते। आप हटा सकते हो, चेंज कर सकते हो, दूसरा लगा सकते हो, तो इसका कुछ खास सेंस निकल नहीं रहा। बाकी जो सारे जो ऑप्शन है वो सही है, तो आपको गलत ही चूज करना था, तो ये हो गया आपके सही। फिर देखते हैं 140वां क्वेश्चन है, टीचर गिव्स अ टास्क ऑफ डायलॉग्स कंपटीशन टू क्लास 5th स्टूडेंट, द रोल ऑफ दिस टास्क इन लैंग्वेज लर्निंग विल बी, यानी कि कक्षा 5वीं के विद्यार्थी को जो है टीचर एक डायलॉग के लिए जो है टास्क देती है, ठीक है। तो उसका जो है लर्निंग में क्या टास्क जो है वो टास्क जो है लर्निंग में कहाँ पे काम आएगा या किस तरह से जो है हेल्प करेगा, ठीक है। टीचिंग ऑफ स्ट्रक्चर यानी कि भाषा के आधार को या भाषा के मूल को समझाने में। द सेपरेशन ऑफ स्पोकन एंड रिटन फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, यानी कि इस बात में अंतर करने में मदद करेगा कि लिखित भाषा जो है वो मौखिक भाषा से किस तरह से भिन्न है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, टू फैसिलिटेट कन्वर्जेशन बाय गिविंग अ स्पेसिफिक लैंग्वेज प्रैक्टिस यूजिंग फॉर्मेटिक एक्सप्रेशन, यानी कि बच्चों को फैसिलिटेट करना यानी कि अवसर प्रदान करना कन्वर्जेशन के लिए। कन्वर्जेशन शब्द हमने पहले ही पढ़ा था, कन्वर्जेशन का अर्थ होता है वार्तालाप, यानी वार्तालाप करने के लिए ऐसी सुविधा प्रदान करना जिसमें वो फॉर्मेलिटिक तरीके से एक्सप्रेशंस के साथ, अपने हाव भाव के साथ किसी भी लैंग्वेज की प्रैक्टिस कर सके, ठीक है। ये ऑप्शन हमें सही लग रहा है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन भी देख लेते हैं,
फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं, टू प्रोवाइड फ्रीक्वेंट फीडबैक ओनली ऑन ग्रामेटिकल एरर्स, यानी कि जो व्याकरणिक गलतियां होती है उन पर फीडबैक देते रहना, तो ये भी हो गया गलत। तो तीसरा जो ऑप्शन है हमारा एकदम सही है कि बच्चे को ऐसा अवसर देना जिसमें वो एक्सप्रेशन के साथ अपनी बात जो है वो कह पाए किसी भी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में, ठीक है। फिर है 141 यानी कि 141वां क्वेश्चन, यूजिंग रियलिया इन द लैंग्वेज क्लास मीन्स ब्रिंगिंग, यानी कि रियलिया का इस्तेमाल करना क्या मतलब होगा रियलिया का इस्तेमाल करना क्लास में। रियलिया यानी होता है रियल लाइफ सिचुएशन से के साथ जो है किसी चीज को जोड़कर पढ़ाना, आप कह सकते हो, ठीक है। पहला है रियल लाइफ सिचुएशंस टू कम्युनिकेट, यानी कि रियल लाइफ की सिचुएशंस को कम्युनिकेट करना, ठीक है। रियल ऑब्जेक्ट्स एज टीचिंग एड्स, ठीक है। फिर है रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट्स फॉर लर्नर, रियल लेवल ऑफ चाइल्ड्स लर्निंग टू द नॉलेज ऑफ पेरेंट्स। अब देखिए रियलिया को लाना यानी कि ऐसी स्थिति उत्पन्न करना क्लास में, कक्षा में, जिससे जो है बच्चा ये जाने कि ये जो है उससे रियल सिचुएशन से रिलेट कर पाए, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा रियल ऑब्जेक्टिव को जो है टीचिंग एड के रूप में इस्तेमाल करें, ठीक है। जैसे कि आपको पेड़ के बारे में पेड़ की पत्तियों के बारे में बताना है, तो आपके आसपास में जितनी भी पत्तियां इकट्ठा आप कर सकते हैं, बच्चों से मंगवा सकते हैं, आप खुद जो जितनी भी अवेलेबल हो वो इकट्ठा करके ला के क्लास में दिखा सकते हैं। तो उन रियल ऑब्जेक्ट्स को जो है टीचिंग एड्स के रूप में आप इस्तेमाल करेंगे तो सिचुएशंस जो है वो ज़्यादा रियलिस्टिक हो जाएगी, लर्निंग जो है वो ज़्यादा रियल हो जाएगी। तो सही ऑप्शन होगा कि रियल ऑब्जेक्ट्स को जो है टीचिंग एड्स के रूप में इस्तेमाल करना ही रियलिया का असली मीनिंग है, असली आप कह सकते हो उद्देश्य एम है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मल्टीलिंगुअल नेचर ऑफ द इंडियन क्लासरूम मस्ट बी यूज्ड एज अ रिसोर्स सो दैट, यानी कि मल्टीलिंगुअल नेचर जो है हमारे इंडिया का, यानी बहुभाषिक जो प्रकृति है इंडिया की, वो रिसोर्स के रूप में इस्तेमाल की जा सकती, किस तरह से या क्यों। एवरी चाइल्ड फील सिक्योर एंड एक्सेप्टेड, प्रत्येक बच्चा जो है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता है अगर हम सभी भाषाओं को समान सम्मान दे तो, ठीक है। और स्वीकृत अपने आप को महसूस करेगा, ठीक है, एक्सेप्टेड फील करेगा। एवरी चाइल्ड लर्न्स एट द सेम प्लेस, यानी कि सभी बच्चे जो है एक जगह पे सीख पाएंगे। चिल्ड्रन कैन लर्न मेनी लैंग्वेजेस, बच्चे बहुत सारी भाषाएं सीख पाएंगे। द टीचर डेवलप्स लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, यानी कि भाषा की जो कौशल है उसको विकसित कर पाएगा। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही नहीं लग रहे हैं हमें, इतने अप्रोप्रिएट नहीं है जितना पहला है, कि अगर हम सभी भाषाओं को एक्सेप्ट करते हैं, एक मल्टीलिंगुअल जो नेचर रहता है हमारी इंडियन कक्षाओं का, कि बहुत सारे जो बच्चे आते हैं वो अलग अलग जगहों से अपनी अपनी भाषा लेकर आते हैं, तो वो हर एक बच्चे को उन भाषाओं को स्वीकार कर लेना हर एक बच्चे को जो है सिक्योर फील कराता है, एक्सेप्टेड फील करवाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है 143 यानी 143वां क्वेश्चन है, एन इंग्लिश टेक्स्ट बुक for class first starts with pictures, poems and stories and ends with alphabets in the end. Which approach does this kind of arrangement reflects इन लैंग्वेज पैडागोजी, यानी कि एक क्लास जो फर्स्ट होती है उसमें जो बुक स्टार्ट होती है वो शुरू होती है पिक्चर्स से, पोयम से और स्टोरीज से, ठीक है। और एंड जब होती है तो अल्फाबेट में, यानी कि अक्षरों को लिखना सिखा दिया जाता है, अक्षरों को पढ़ना सिखा दिया जाता है, उसमें खत्म होती है। तो किस अप्रोच को जो है, किस नीति को जो है यहाँ पे पालन किया जा रहा है, ये अरेंजमेंट लैंग्वेज पैडागोजी में किस अप्रोच को फॉलो कर रही है, ठीक है। तो होगा इलेक्ट्रिक अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच या लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम अप्रोच। तो यहाँ पे जो है इस टॉप डाउन अप्रोच अपनाई जा रही है, क्योंकि देखिए सबसे पहले स्टोरीज, पोएम्स और जो पिक्चर्स होती है उसमें पहले से ही अल्फाबेट्स का यूज होता है, ठीक है। अल्फाबेट्स पहले से ही बच्चे को सिखाए जाते हैं, उनसे पहचान करवाई जाती है, फिर जो है अल्फाबेट को स्पेसिफिकली पढ़ाया जाता है। तो ये टॉप डाउन अप्रोच होगी, पहले जो है पहले से ही बहुत सारे अल्फाबेट से उनको जो है फेमिलियर करवाना और फिर अल्फाबेट को अलग से पढ़ाना। तो ये होगी टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, while checking the notebooks the teacher observed that a child has repeatedly made some errors in writing such as reverse image as BDMW. The child is showing the signs of
यानी कि कॉपियाँ चेक करते टाइम एक शिक्षक ने नोटिस किया कि एक बच्चा जो है रिपीटेडली एक बहुत सारी गलतियों को दोहरा रहा है। वो बी को डी लिख रहा है और एम को डब्ल्यू लिख रहा है। तो ये जो है किस ओर संकेत करता है, ठीक है। लर्निंग प्रेफरेंस, लर्निंग स्टाइल, लर्निंग डिसेबिलिटी, लर्निंग डिफरेंसेस। तो ये जो है लर्निंग डिसेबिलिटीज की ओर संकेत करता है। लर्निंग डिसेबिलिटी यानी कि जो सीखने से संबंधित जो बीमारियां होती है, डिसेबिलिटीज आप कह सकते हो, उनको कहते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज। और बी को डी लिखना, एम को डब्ल्यू लिखना, गॉड को डॉग लिखना, ये सारी जो गलतियां होती है वो होती हैं डिसलेक्सिया नाम की बीमारी में, जिसको हम विशेष पठन जो अक्षमता कहते हैं, ठीक है। और उसी वजह से जब वो पढ़ता गलत है तो वो लिखता भी गलत है, जिससे डिसलेक्सिया जो है डिस्ग्राफिया में बदल जाता है। ओके, तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ टीचर इज टेलिंग अ स्टोरी विथ एक्शंस and gestures to class third students. After this, she asked them to draw pictures on the story in groups. Why do you think she asked them to draw pictures on the story? यानी कि एक टीचर जो है गेस्चर्स के साथ, एक्शंस के साथ तीसरी क्लास के बच्चों को एक कहानी सुनाती हैं। फिर जो है वो उनको कहती हैं कि पिक्चर के साथ, पिक्चर ड्रॉ करते हुए जो है स्टोरी को एक्सप्लेन करो, स्टोरी को बताओ। तो वो पिक्चर को ड्रॉ करने के लिए क्यों कहती है, ठीक है। शी वॉन्टेड टू एसेस देयर कलरिंग एंड ड्राइंग स्किल, यानी कि वो एसेस करना चाहती है, वो अवलोकन करना चाहती है उनकी कलरिंग और ड्राइंग स्किल्स को। शी हैड कंप्लीटेड हर लेसन एज हर लेसन प्लान, सो शी इंगेज देम इन ड्राइंग, यानी कि उसका जो है लेसन प्लान के अकॉर्डिंग उसने अपना लेसन पूरा कर लिया है और अब बच्चों को व्यस्त करने की कोशिश करी है। शी वॉन्टेड टू असेस देयर कंप्रीहेंशन ऑफ स्टोरी, यानी कि वो जो है शिक्षिका, वो अपनी स्टोरी की कंप्रीहेंशन को, स्टोरी कितनी समझी गई है उस चीज को देखना चाहती है कि बच्चों को स्टोरी कितनी समझ में आई है, ठीक है। शी वांटेड टू सी द पार्टिसिपेशन ऑफ द चिल्ड्रन वेल ड्राइंग, यानी कि ड्राइंग में बच्चे कितना पार्टिसिपेट करते हैं उसको देखना चाहती है, ठीक है। ये तीनों जो है वो जनरल एम्स है, जो स्पेसिफिक नहीं कह सकते कि विशेषतः इसी कारण से शिक्षिका ने ये किया होगा। तो उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि वो देखना चाहती है कि उसकी बताई हुई कहानी बच्चों को कितनी समझ में आई है और वो बच्चे उसको वापस अभिव्यक्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हो गया। फिर है एक्टिव वेकेबलरी कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स विच आर, यानी कि एक्टिव वेकेबलरी जो होती है, सक्रिय जो शब्दकोश होता है, वो किन शब्दों को अपने अंदर समाहित रखता है, यूज करता है, ठीक है। यूज्ड ओकेशनली, यानी कि कभी कभी इस्तेमाल की जाती है। डिफ़िकल्ट टू प्रोनाउंस, यानी कि बोलने में जो है वो हार्ड हो, वो वाले शब्द जो है वोकैबुलरी में रखे जाते हैं, यानी उसको हम एक्टिव वोकैबुलरी कहेंगे। यूज्ड फ्रीक्वेंटली, यानी बार बार इस्तेमाल की गई हो, ठीक है। फोनोलॉजिकल एंड लेक्सिकल, यानी कि जो फोनोलॉजिकल आप कहेंगे ध्वनि से संबंधित, और लेक्सिकल आप कहेंगे व्याकरण से संबंधित, ठीक है। व्याकरण और ध्वनि से संबंधित होंगे। तो इसका सही आंसर होगा यूज्ड फ्रीक्वेंटली, यानी कि एक्टिव वोकैबुलरी वही है जिसमें जो शब्द आपके मस्तिष्क में पड़े हैं, जो वोकैबुलरी में आपके शब्द हैं, वो बार बार इस्तेमाल हो रहे हैं। ओकेजनली यानी कभी कभी इस्तेमाल नहीं हो रहे, सिर्फ प्रोनाउंस करने में डिफिकल्ट है, उसको हम एक्टिव वोकैबुलरी नहीं कहेंगे, ठीक है। तो एक्टिव वोकैबुलरी का अर्थ होता है यूज्ड फ्रीक्वेंटली वर्ड्स, ठीक है। जो वर्ड्स है वोकैबुलरी में पड़े हैं वो बार बार यूज किए जा रहे हैं, ठीक है। फिर है क्वेश्चन, द मेजर एम ऑफ टीचिंग पोएट्री इज, यानी पोएट्री को पढ़ाने का मेजर एम आप क्या कहेंगे, ठीक है। यानी कि जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या हो सकता है। वोकैबुलरी डेवलपमेंट, यानी शब्दकोश का डेवलपमेंट करे, सिर्फ ये तो हो ही नहीं सकता। एंजॉयमेंट एंड एप्रिसिएशन, यानी कि एंजॉयमेंट और एप्रिसिएशन जो है ये सही आंसर है। इसको आप याद कर लीजिए कि पोइट्री को पढ़ने का और पढ़ाने का जो सबसे मेजर एम होता है वो यही होता है, एंजॉयमेंट एंड एप्रिसिएशन। इसको हम अलग वे में ले लेते हैं, पोएट्री को समझाकर जो है उसका पूरा नाश कर देते हैं, उसको ग्रामर की तरफ मोड़ देते हैं, उसको वैकैब की तरफ मोड़ देते हैं। पर सही में जो पोएट्री होती है, जो साहित्य, जो कविता होती है, उसका अर्थ, जो उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो एंजॉयमेंट और एप्रिसिएशन ही होता है, ठीक है। फिर है मेकिंग लर्नर्स टू बिकम पोएट्स, नहीं, पोएट बनाना किसी तरह का उद्देश्य नहीं होता। अगर उसकी रुचि है तो वो इसको एज अ प्रोफेशन यूज मतलब लेना चाहेगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
मॉर्फीम इज द, मॉर्फीम क्या है, ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड यानी कि ये शब्द की सबसे छोटी इकाई। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग दैट कैन नॉट बी ब्रोकन अप यानी कि सबसे छोटा अर्थ जिसको और तोड़ा नहीं जा सकता, किसी भी शब्द का वो अर्थ जिसको और छोटा नहीं किया जा सकता, ठीक है। यूनिट ऑफ अ वर्ड दैट कैन बी ब्रोकन अप इनटू न्यू मीनिंग्स यानी कि शब्द का वो भाग जिसको शब्द की वो इकाई जिसको और भागों में बांटा जा सकता है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ फ्रेज यानी फिर फ्रेज की सबसे छोटी इकाई। तो मॉर्फीम का अर्थ होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग दैट कैन नॉट बी ब्रोकन यानी कि मॉर्फीम जो है अर्थ के संदर्भ में मॉर्फीम कहते हैं कि किसी भी शब्द का जो अर्थ होता है उसको मॉर्फीम कहते हैं। और मॉर्फीम में जो है सबसे उस शब्द का एक अंतिम जो सबसे छोटा से छोटा मीनिंग जो होगा वो मॉर्फीम होगा, उससे ज्यादा जो है शब्द को अर्थ में और तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को। मूल शब्द आप मॉर्फीम को कह सकते हैं, ठीक है, मॉर्फीम। फिर अ टीचर ऑफ क्लास सेकेंड यूजेस लर्नर्स नॉलेज एंड लैंग्वेज टू बिल्ड अ ब्रिज बिटवीन हिज मदर टंग एंड इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। हियर लर्नर्स लैंग्वेज इज यूज्ड इन टीचिंग इंग्लिश एज अ हिंड्रेंस, ट्रांसलेशन, रिसोर्स, पैटर्न। यानी कि एक टीचर है जो सेकेंड क्लास के जो लर्नर्स हैं उनकी नॉलेज जो दूसरे भाषाओं में नॉलेज है यानी कि मदर टंग की जो नॉलेज है वो इंग्लिश को सीखने में सहायता के रूप में सहायक बना रही है, एक स्रोत के रूप में जो है इस्तेमाल कर रही है, ठीक है। तो मैंने पहले ही बताया स्रोत के रूप में इस्तेमाल कर रही है यानी शी इज यूजिंग एज अ रिसोर्स, ठीक है, रिसोर्स के रूप में जो है इसको इस्तेमाल कर रही है। हिंड्रेंस यानी होता है बाधा, ठीक है। ट्रांसलेशन यानी होता है अनुवाद करना, और पैटर्न यानी कि एक जो क्रमबद्ध तरीके से एक ही तरह से जो चल रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, उसको उस तरह से यूज कर रही है। पर नहीं, ऑप्शन सही होगा कि जो मदर टंग को जिस तरह से अगर टीचिंग में काम में ले रही है, इट मीन्स वो रिसोर्स के रूप में, एक स्रोत के रूप में इस्तेमाल कर रही है उसकी लैंग्वेज को, द्वितीय भाषा को सिखाने के लिए, ठीक है। फिर BICS स्टैंड्स फॉर, BICS का जो है फुल फॉर्म क्या होगा, ठीक है। bilingual integrated content and syllabus, bilingual interdependent course and syllabus, basic interrelated communication strategies, basic interpersonal communicative skills। जो BICS का अर्थ होता है, फुल फॉर्म जो होता है वो होता है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए। और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।